नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले सभी बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स में एक और सब्जेक्ट आपका मात्र बच गया था फाउंडेशन कोर्स में, है ना? महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट वाला। तो इसे भी आज हम इसके भी टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा-सा बता दूँ, रिमेंबर करवा दूँ कि हिंदी, इंग्लिश और उद्यमिता विकास इन 3 पर मैं टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसी जो लेक्चर आप देख रहे हैं ना, इसकी प्लेलिस्ट में ही, यानी प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा वहां पर, बीए सेकेंड ईयर मॉडल पेपर 2026। इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां पर हिंदी, इंग्लिश और उद्यमिता विकास के टॉप 50 क्वेश्चन वाले मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर की शुरू करते हैं। जो आपके डाउट है मैं सेशन के लास्ट में सारे डाउट खत्म कर दूंगा। आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बाद में रिप्लाई करके आपके जो भी डाउट हो, जो भी इश्यू आपको आ रहे हो ना, वो सब मैं क्लियर करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी होने जा रहा है ये सेशन। मध्य प्रदेश की चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए, इन सभी बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जिनको जो थोड़ा बहुत भी क्लास को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है ना, सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको लास्ट में ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम में नर्वस होने से रोक देगी, बचा लेगी आपको। और आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट करना है, क्या अब ये 50 क्वेश्चन मात्र सफिशिएंट है या फिर इसके अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं सेशन के लास्ट में कुछ आधार रखकर कुछ नोट्स के माध्यम से बताने वाला हूं आपको। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है समाज में महिलाओं का आर्थिक विकास करना। ऑप्शन बी कहता है सामाजिक विकास करना महिलाओं का। ऑप्शन सी कहता है व्यक्तित्व का विकास करना। और ऑप्शन द कहता है कि भाई साहब, महिलाओं का सशक्तिकरण अगर करना है तो ये सारे विकास आवश्यक है। तो ऑप्शन द कहता है ये। तो एग्जैक्टली ऑप्शन द आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसकी कथा मिलती है? दोस्तों, मैंने ऐसे प्रश्न यहाँ इंक्लूड किए हैं जो आसान किताबों में नहीं मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत डीपली जाकर के प्रश्नों को लेकर के आया हूं मैं। याद रखिएगा, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद में किसकी कथा का वर्णन मिलता है? चार ऑप्शन दिए गए। ऐसे कथाएं तो बहुत सारी है, लेकिन चार ऑप्शनों में से आपको बताना, देखिए, बृहस्पति और जोहू की कथा का, या इंद्र और इंद्राणी की कथा का, शिव पार्वती की, ब्रह्मा और सरस्वती की कथा का। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र और इंद्राणी की कथा का वर्णन मिलता है, जो महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्लियर है? ऑप्शन बा यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया जाता है? 8, 10, 15 या 20 मार्च को? इसका सही जवाब होगा 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, किस युग में पति की मृत्यु के बाद पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी? वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, प्रागैतिहासिक काल, सूत्र काल या ऋग्वैदिक युग में? किस में दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन द ऋग्वैदिक युग में महिलाएं पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर सकती थी। अगला प्रश्न लेते हैं, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां के सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। यह कथन कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, मनुस्मृति से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? याद रखिएगा, मनुस्मृति में यह कथन उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन बा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर वीर गति प्राप्त होने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था? तो वो थी दोस्तों रानी दुर्गावती। ऑप्शन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति कब मनाई जाती है या कब मनाई गई थी? 99 कब मनाई गई थी, माफ कीजिएगा, 1998 में, 1999 में, 2000, 2001 और 2001 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों के बराबर निर्णय लेने का अधिकार है। बराबर में डॉट ब्लैंक स्थान है। तो मानसिक निर्णय लेने का, सामाजिक निर्णय, आर्थिक निर्णय या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन द यहां पर सही आंसर होना चाहिए आपका। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं, किस राज्य में 50% महिलाएं पंचायत की मुखिया होती है? बिहार में, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो फिलहाल तो बिहार राज्य में 50% महिलाएं पंचायत की मुखिया हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके पास आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण की ज्यादा शक्ति होगी वह
शक्तिशाली होगा, यह कथन किसने दिया था? मार्शल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या वालंटन ने? तो दोस्तों यह कथन कार्ल मार्क्स का था। किसका? कार्ल मार्क्स का। चलिए अगली नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। इसका मतलब हम पिछले प्रश्न में समझ चुके थे कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो भारत में प्रचलित इस प्राचीन श्लोक में किसकी महिमा का गान है? वृक्ष देवता, नारी या पुरुष? तो नारी की महिमा का गान है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1939 में किस देश में आयोजित सम्मेलन में स्त्रियों के मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों पर सभी देशों ने संबंधित कानूनों के निर्माण की अनिवार्यता पर बल दिया था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वियना? कहां पर दोस्तों? तो ऑप्शन इसका द सही हो जाएगा, वियना सम्मेलन में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन कौन सा है? पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई, समिति की अध्यक्ष महिला होगी और समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य एसटी एससी से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है। तो कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा, महिला कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाए गए थे उसकी सभी शर्तें थी, इसलिए यहां पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में, 2001 में, 10 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम जो है 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा, लागू नहीं। लागू 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? 9, 11, 8 या 12 के अंतर्गत? तो याद रखिएगा ऑप्शन 11 यानी ऑप्शन बा सही हो जाएगा, धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया की रचना किसने की थी? अनुष्का मोदी, रेणुका मोदी, जिया मोदी या जारा मोदी? किसने की थी दोस्तों? तो याद रखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन सा, जिया मोदी ने इस पुस्तक की जो है रचना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, घरेलू हिंसा अधिनियम में व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेत हो जो, फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को, घरेलू हिंसा अधिनियम में उसके नियमों के अनुसार व्यथित व्यक्ति से कोई भी ऐसी महिला अभिप्रेरित हो जो प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट के साथ घरेलू नातेदारी में हो, प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन रही होने का अभिकथन करती हो, केवल आ सही है या दोनों सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, यानी दोनों ही ऑप्शन आ और बा दोनों सही है, इसलिए जो आपका ऑप्शन द दिख रहा है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं कौन? आते हैं जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, यानी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं सभी मेंबर्स फैमिली के, या जो पूर्व में भी साथ रहे हो, जो पहले साथ रहे हो, या दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन जो है असत्य है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है क्या? शामिल घरेलू हिंसा के दायरे में क्या क्या शामिल किया गया? स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति या उपरोक्त सभी? तो घरेलू हिंसा में इन सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यहां पर पारित की बात की गई है दोस्तों, ना कि लागू होने की। तो दोस्तों यह जो अधिनियम था यह 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था, जबकि 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया था। डेट मैंने प्रश्न में ही डाल रखी है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये प्रश्न जो है पारित होने की अपेक्षा लागू को पूछ लेता है, तो जब लागू पूछेगा तो उस केस में 26 अक्टूबर 2006 आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। जबकि इस प्रश्न में अभी फिलहाल पारित पूछा गया है, इसलिए इसका सही जवाब 13 सितंबर 2005 सही रहेगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है? धारा 23, 22, 21 या फिर 20 के अंतर्गत? किस कौन सी? इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 23 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार क्या है? महिला की गरिमा का दुरुपयोग करना, अपमान करना, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करना, या सभी? तो ये सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। उत्तर ऑप्शन 10 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है?
घरेलू हिंसा के अंतर्गत? तो लैंगिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार या सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रभाव में आया था? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है आपका 26 अक्टूबर 2006 में जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1990 में, यानी ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 मिलेगा आपको कि भारत देश में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल कब पारित किया गया था? 2010, 15, 20 या फिर 22 में? याद रखिएगा 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारतीय तलाक यानी संशोधन, भारतीय तलाक अधिनियम जो था जिसमें संशोधन के माध्यम से उसको लाया गया था, ये कब प्रभावी हुआ था? जो संशोधन वाला पार्ट था ना, वो कब प्रभावी हुआ था? तो 3 अक्टूबर 2011 को, 5 दिसंबर 2002 को, है ना, या 2011 या फिर 2010 को? ऑप्शन सा 3 अक्टूबर 2001 को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, आर्थिक क्षेत्र में, या राजनीतिक क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शक्ति पुरस्कार जो है दोस्तों ये आपको सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करने पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सहभागिता का क्या मतलब होता है? सहभागिता का मतलब होता है किसी भी कार्य में भाग लेना या कुछ वितरित करना, बांटना। अगला प्रश्न है, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम या सिख? और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम धर्म से संबंधित है मेहर। अगला प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई किस राज्य की रानी हुआ करती थी? तो रानी अहिल्याबाई होलकर साम्राज्य की रानी हुआ करती थी। ऑप्शन सा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों रानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था? तो खंडेराव होलकर इनके पति का नाम था। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती बाई कहाँ की शासक थी? रामगढ़, बरेला, चंदेरी या भोपाल की? तो अवंती बाई जो है ये रामगढ़ की शासिका हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती इस कौन से शहर से संबंध रखती थी? पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर या रेवा? तो रानी दुर्गावती जबलपुर शहर से संबंध रखती थी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले थी। कौन? सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो महाराष्ट्र में जन्म हुआ था इनका। ऑप्शन सा सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरी कॉम का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो मेरी कॉम का जो नाम है वो मुक्केबाजी से जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन आ सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु ताई सब काल का नाम प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है? खेल में प्रसिद्धि के कारण, अनाथ बच्चों की देखरेख और पालन पोषण के कारण? एग्जैक्टली। तो सिंधु ताई सब काल का नाम अनाथ बच्चों की देखरेख के कारण ही या उनके पालन पोषण के कारण ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु ताई सबकाल के द्वारा कितने बच्चों को गोद लिया गया था? तो इनके द्वारा जो है दोस्तों अब तक 104 बच्चों को गोद लिया जा चुका था। ऑप्शन दा सही होगा। अगला प्रश्न है, टेसी थॉमस कौन है? तो टेसी थॉमस जो है दोस्तों यह एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक है। क्लियर है? ऑप्शन आ सही होगा। अगला प्रश्न है, पैप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमला हैरिस, ईशा अंबानी, इंदिरा नूई या चंदा कोचर? इनका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा नूई। क्लियर है? अगला प्रश्न है, महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण निम्न में से कौन है? तो महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में जो है इंदिरा नूई को लिया जा सकता है। ऑप्शन सा यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टेसी थॉमस कौन है? तो टेसी थॉमस जो है आप देख ही चुके हैं, एक प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक है। ठीक है, प्रश्न रिपीट हुआ हालांकि ये। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य तो महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा कार्य कर रहा है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमन वाला जो संगठन है ये कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, आखिरी के दो प्रश्न बचे हैं, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों के जन्म अनुपात में सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देना। लास्ट प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 50 भारत में महिला अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समानता का अधिकार संविधान में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो महिला सशक्तिकरण वाले विषय से संबंधित थे। अब मैं उन दोस्तों को बताना चाहूंगा जिनके एग्जाम में भी समय है और जो डीपली पढ़ना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि 2025 के एग्जाम भी आप लोगों ने देखे होंगे, फेस भी किया होगा, उस समय आपने देखा होगा कि फाउंडेशन कोर्स का लेवल क्या था। और 2026 में जिनका फाउंडेशन कोर्स हो चुका है उनका से भी जरा फाउंडेशन कोर्स की लेवल पूछ लीजिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पेपर आज में अभी हाल ही में देखने को मिल रहे हैं। तो उस लेवल को अगर हम देखें, एडवांस लेवल को अगर देखें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा हाई लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद टॉपिक के पढ़ने के बाद टॉपिक का रिवीजन लगाना पड़ेगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसी व्यवस्था आपको हर कहीं नहीं मिलने वाली है, किताबों में नहीं मिलने वाली है। और इसी दुविधा को देखते हुए दोस्तों 2025 के बाद में मेरे द्वारा, मेरे मार्गदर्शन में और मेरे अकॉर्डिंग कि किस टाइप से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट हो सकते हो फाउंडेशन के अंतर्गत, उसी आधार पर मैंने नोट्स क्रिएट करवाई है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, चारों सब्जेक्ट की नोट्स है जिनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट 149 रुपए रखा गया है। हालांकि अभी 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट के साथ में, क्योंकि पहले जो प्राइस था इसका सब्सक्रिप्शन का वो था 399, उसको रिड्यूस करके 149 करवा दिया है मैंने। अब जो भी दोस्त इन पुस्तकों को पीडीएफ के रूप में लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नंबर दिए गए इस नंबर पर, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। जिन दोस्तों को डीपली पढ़ना है और एग्जाम के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है वो बिल्कुल इस नोट्स को ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। मिलेंगे अगले सेशन में जो है छोड़ने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। और थर्ड ईयर में आप डिटेल क्लासेस मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो सेशन को लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन का भी दबा दे, घंटी बजा देना, ताकि मेरे जब भी सेशन अपलोड हो तो आपके मोबाइल की घंटी बजती रहे कंटिन्यूअसली, है ना। जब जब सेशन हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई सेशन छूटेगा नहीं। वो जैसे ही थर्ड ईयर का अनाउंसमेंट होगा आप लोगों नई न्यू बैचेस के लिए 2027-28 के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा तुरंत एग्जाम के बाद में। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।